नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, बहुत बड़ी बहस एक ये शेप ले रही है, वो ये कि क्या हमारी ईवीएम मशीनें राजनीति से आज़ाद हैं? क्या ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है? क्या उनमें धांधली की जा सकती है? क्या अपनी मनपसंद वोट दिए जा सकते हैं? और ख़ासकर जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, लगातार उस पर ऑपोजिशन की तरफ से और आम जो मैं कहूँगी मतदाता, उसकी तरफ से भी लगातार इस तरह के जो संदेह हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, शक जाहिर किया जा रहा है। आप देखिए, किसी भी मेरी पॉलिटिकल डिबेट के कमेंट सेक्शन में आप देखें, ज़्यादातर बहुत सारे व्यूवर्स आकर ये कहते हैं हमारे दर्शक कि इस सब से कुछ नहीं होगा, इस बहस से, जब तक आप ईवीएम को ठीक नहीं करते। इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा वोट वहाँ नहीं जा रहा है जहाँ हम भेज रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ईवीएम मशीनें ठीक हैं या नहीं हैं? क्या उन्हें हैक किया जा सकता है? क्या उसमें धांधली हो सकती है? इन सब सवालों के मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जवाब ज़रूर है। वो ये कि अगर आम जनता के एक वर्ग में भी इस तरह का संदेह पैदा हुआ है कि उनका वोट वहां नहीं जा रहा है जहां वो भेज रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी या उस प्रतिनिधि को, तो ये हमारे पूरे लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के स्वच्छ और स्वस्थ होने के ऊपर बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और मैं समझती हूं कि एक ऐसा बुनियादी मुद्दा है जो लोकतंत्र की बिल्कुल एक तरह से नींव हिला सकता है। भारत के लोकतंत्र में सिर्फ दो ही चीज़ें मैं समझती हूँ कि आम आदमी को मिली हैं: बोलने का अधिकार और वोट देने का अधिकार। बोलने का अधिकार लगातार हमसे छीना जा रहा है, अगर वोट देने में भी अगर ये संदेह पैदा होता है तो अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखदाई बात है और हर उस शक शुबा और संदेह को मिटा देने की ज़रूरत है कि जो ईवीएम मशीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बेहतरीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं फिलहाल माधव देशपांडे, जो कि सीईओ रह चुके हैं ट्यूलिप सॉफ्टवेयर के और साथ ही सलाहकार रह चुके हैं बराक ओबामा के, ओबामा प्रशासन के, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इससे पहले करण थापर के साथ आपने उनकी बातचीत सुनी थी और काफ़ी उस बातचीत को लेकर मैं कहूँगी एक नई डिबेट पैदा हो गई थी। उसी डिबेट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अच्छी बात यह है कि देशपांडे जी हिंदी में हमसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्ते, धन्यवाद अरफा मुझे बुलाने के लिए। कुछ सवाल जो आपकी उस बातचीत से और पिछले आपके जो इंटरव्यूज़ हैं उससे पैदा हो रहे हैं, मैं वो तो आपके सामने रखूंगी। मैंने जो समझा है वो ये कि आपने ये कहा है कि जो हैकिंग या मैनिपुलेशन, पहली बात तो ये दो अलग अलग अंग्रेजी के शब्द हैं। अगर इसमें कहें कि ईवीएम पर कब्जा पाया जा सकता है या ईवीएम में धांधली की जा सकती है, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हैकिंग या मैनिपुलेशन यानी ईवीएम के ऊपर कब्जा होना या ईवीएम में धांधली करना, क्या ये मुमकिन है? हैकिंग तो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हैकिंग तो भारतीय ईवीएम में मुमकिन ही नहीं, क्योंकि भारतीय हैकिंग करने के लिए, हैकिंग का मतलब ये होता है कि कहीं दूर से आप किसी चीज़ पर कब्जा कर लो और वो उस चीज़ को जिस तरह से वो बर्ताव उसने करना चाहिए उसे अलग बर्ताव करने के लिए मजबूर कर दो। ये हैकिंग का मतलब होता है। दूर से कब्जा करने के लिए भारतीय ईवीएम ना तो इंटरनेट से, ना वाईफ़ाई से, ना ब्लूटूथ से कहीं जोड़ी जाती है जब चुनाव चालू रहता है तब। तो इसलिए उन पे दूर से कब्ज़ा नहीं हो सकता। यानी जैसे मैंने सुना है लोग कहते हैं कि हाँ, वहाँ बाहर से मोबाइल से करते हैं, ये कर, तो वो तो भारतीय ईवीएम में नहीं हो सकता, वो हैक नहीं हो सकती। लेकिन जिसे गड़बड़ी कहते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं, वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिसके लिए दूर से कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो ये है कि उनमें बटन है, तो बटन कुछ कॉम्बिनेशंस में दबाए जा सकते हैं थियोरेटिकली, और उससे धांधली हो सकती है। दूसरा ये है कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, ये जो 2 है, ये हम जिसको लोकली एग्नोस्टिक कहते हैं, लोकेशन एग्नोस्टिक, यानी वो कहाँ है उसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, या चाहे वो महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो, उनसे कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वीवीपैट जो है, वो लोकलाइज़्ड डेटा रखता है। वीवीपैट में उम्मीदवारों की लिस्ट रहती है और उनके सिंबल रहते हैं वो लिस्ट में। जो जो वोट आता है उसे मैच करके, देख करके आपको रिसीद स्लिप में
प्रिंट करके दिखाते हैं। तो ये अच्छा खासा प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम 10 या 15 दिन पहले ही डेटा इस प्रोग्राम के लिए भरा जाता है वीवीपैट में। तो वीवीपैट तो लोकली एग्नोस्टिक नहीं है। वीवीपैट बिल्कुल जानता है कि किस बटन पे कौन सा उम्मीदवार है। और दूसरी चीज़ ये है कि वीवीपैट ने हमें स्लिप दिखाने के बाद फिर कंट्रोल यूनिट को वो रिस्पॉन्स देता है। वो थोड़ा स्ट्रक्चर कैसा है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो मास्टर है और बैलेट यूनिट और वीवीपैट जो है ये स्लेव्स है। तो इसका मतलब ये होता है और ये जानकारी भी इलेक्शन कमीशन ने अभी हमारे कुछ सवालों के बाद अभी के 30 जनवरी और 7 फरवरी के उनके जो एफएक्यू आए हैं उनमें दी है। जी हाँ, तब मैं तक मैं एक ही लम्हे में हाँ, आपकी तरफ आती हूँ। मैं यहाँ इसको दोहराना चाहती हूँ कि आपने मेरे पहले सवाल का जवाब ये दिया है कि हैकिंग तो रिमोट से तो पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हों, रिमोट का बटन दबाएं और हैकिंग कर लें, ये संभव नहीं है। लेकिन मशीनों में धांधली फिर भी संभव है। आपने इस जवाब का सीधे सीधे जवाब दिया है, चूंकि बार बार इस बात को कहा जाता है कि धांधली नामुमकिन है और ये एक तरह से पूरा वाटर टाइट सिस्टम है। इससे पहले कि मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एक ज़रा बुनियादी भाषा में एक आम वोटर को ये समझा दीजिए कि जब वो पहुंचता है पोलिंग बूथ पर और जो वो बटन दबाता है, वहां से जो प्रोसेस और जहां तक उसका वोट जा रहा है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे अंजाम लेती है तब तक जब तक कि उसका वोट गिना जाता है। बढ़िया। क्या होता है, हम जैसे ही आम आदमी जाता है और एक बटन दबाता है, समझो उसको एप्पल का सिंबल पे बटन दबाना है, उसको एप्पल को वोट देना है। तो वो जब बटन दबाता है तो उसके बटन के बाजू का जो एक एलईडी होता है, छोटा इलेक्ट्रॉनिक दिया होता है, वो जल जाता है। वहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक वोट तैयार हो जाता है जिसकी कीमत यूजुअली नंबर्स में होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और वो वोट जाता है कंट्रोल यूनिट पर। कंट्रोल यूनिट को अभी समझो मैंने 2 नंबर का बटन दबाया, तो कंट्रोल यूनिट को 2 नंबर मिल जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट उसको आगे बढ़ाता है वीवीपैट की तरफ और वीवीपैट को बोलता है, ये 2 नंबर मेरे पास आया है, अब इसका जो सिंबल है, उसका स्लिप प्रिंट करो और मुझे बताओ प्रिंट किया क्या। फिर वीवीपैट जो है ये 2 नंबर जो है उसको मैच कर देता है, उसके पास जो लिस्ट होती है उम्मीदवारों की और उनके चिन्हों की, और जो मैच होता है वो चिन्ह प्रिंट करके वो ये वोटर को दिखा देता है। फिर कंट्रोल यूनिट को बोलता है मैंने छाप दिया है। फिर कंट्रोल यूनिट उसको बोलता है कि अब उसको काटो। फिर वो स्लिप को काटता है वीवीपैट और फिर बोलता है मैंने काट दिया। तब ये जब सब होता है तब कंट्रोल यूनिट ये जो वोट है वो सेव कर देता है। एक बीप आता है, बीप ऐसा आवाज आता है ऐसी, और वो वोट सेव हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। अभी इसमें धांधली कब कहाँ हो सकती है? बीयू और सीयू के बीच में धांधली नहीं हो सकती क्योंकि उन दोनों को 2 का मतलब किस कौन सा उम्मीदवार है, क्या है, ये मालूम नहीं है। लेकिन वीवीपैट को वो मालूम है। और ये जो कंप्यूटर में जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं वो दुतरफा होता है नॉर्मली। तो ये मैं जो बता रहा था कि ये मास्टर और स्लेव है, तो ये सब कमांड जो है वो कंट्रोल यूनिट पहले बीयू को बताता है कि अब तुम तैयार हो जाओ, कोई आएगा बटन दबाएगा। फिर वो बटन दबाया तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट दे देगा। अभी ये जो आप देख रहे हैं कि स्लेव यूनिट्स जो है, जो बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है, वो सिर्फ उनसे उनसे जो कहा जाता है वही कर रहे हैं और उन्होंने ये किया है ये बता रहे हैं। सो दे ओनली जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो खुद ब खुद कुछ डायलॉग चालू नहीं कर सकते। तो तो यानी ये वो मुमकिन है देशपांडे जी, ये मुमकिन है कि अगर मैंने आपने कहा कि एप्पल को वोट डाला लेकिन मेरा वोट चला गया बनाना को, ये संभव है कि इसमें मैनिपुलेशन किया जा सके कि मेरे एप्पल का वोट बनाना को चला गया, ये संभव है क्या? बिल्कुल है। अभी क्या होता है कि जैसे कंट्रोल यूनिट ने बोला मेरे पास 2 आया है, इसका सिंबल प्रिंट करो। मान चलो कि ये उसका सिंबल एप्पल है। अभी इसने एप्पल तो छाप दिया वीवीपैट ने,
लेकिन जब वो रिस्पॉन्स देता है, जब वो बात करता है सीयू से और कह देता है कि मैंने छाप दिया, उस समय अगर उसने ये बोला कि छापा 2, 3, समझ लो, छापा इतना ही डायलॉग हो ऐसे हमें मालूम नहीं है कि वो क्या उसको रिस्पॉन्स देता है। हम मान चलते हैं कि वो सिर्फ ये बोलता है छापा या छापा 2, ये बोलता है कि मैंने 2 नंबर छापा। अभी अगर ये ऐसा बोल रहा है कि छापा 2, 3 और कमांड यूनिट में अगर प्रोग्राम ऐसा लिखा गया है कि 2, 3 आया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 2 छापा है, लेकिन तुम 3 सेव करो। अभी समझ लो कि 3 में केला है, तो आपको तो दिखेगा कि एप्पल छप गया है। कंट्रोल यूनिट अंदर सेव करेगा 3 जो केला है। तो ये जो प्रोग्राम है, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो जो लोकेशन एग्नोस्टिक नहीं है, जो लोकेशन से के बराबर उसका डेटा बदल जाता है, प्रोग्राम नहीं बदलता। प्रोग्राम वही है, तो लेकिन डेटा बदलता है। जी हाँ, तो देशपांडे जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम तो वही है, यानी मुझे ये दिखेगा कि मैंने एप्पल को ही वोट दिया, लेकिन जा सकता है वो बनाना को। दूसरी बड़ी बात आपसे ये पूछूंगी, चूंकि लाखों मशीनें यहाँ पर लग रही हैं, तो क्या ये संभव है? अगर पहली बात तो मुझे ये बताइए कि ये मशीनें डायरेक्टली अंडर इलेक्शन कमीशन में होती हैं, इलेक्शन कमीशन के जो जो अधिकारी हैं उनके तहत होती हैं। इन मशीनों को जो जो कंट्रोल होता है वो कितने बड़े अधिकारी के हाथ होता है? क्या हर मशीन उस प्रोसेस से होके गुजरती है? यानी मान लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितने इलेक्शन कमिश्नर्स लगेंगे, यानी कितने इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लगेंगे, उसमें कितनी मशीनें लगेंगी, कितने लोग लगेंगे, और अगर एक प्रदेश में चुनाव में धांधली करनी हो तो क्या ये संभव है? संभव तो है। पहला ये है कि जो उनका मैनुअल है इलेक्शन कमीशन का, उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होता है, उसके अंदर ये सब, उसकी निगरानी में ये सब रहते हैं, और जो जिस जगह उसको स्टोर किया जाता है, वो काफ़ी सुरक्षा से मजबूत होती है। अर्धसैनिक दलों के, पुलिस के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, तो उनकी चोरी करना मुझे लगता है मुश्किल है। नामुमकिन तो है नहीं, नामुमकिन तो होता नहीं है कुछ, लेकिन मुश्किल तो ज़रूर है। लेकिन वही जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसीलिए इन्हीं, क्या है ना, एक हम जब सिस्टम बनाते हैं, कभी भी, कहीं भी, तो वो जब बनती है, तब वो अ, जैसी चाहिए वैसी है कि नहीं, उसके कुछ निकष जो क्राइटेरिया बोलते हैं हम लोग, वो हम तय करते हैं। ये सिस्टम बनी थी 1977 में। तब हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस था, ना कंप्यूटर साइंस था, ना नेटवर्किंग था, कम्युनिकेशन बहुत वीक था, लैंडलाइन बिल्कुल चलती थी, वो भी कहीं-कहीं जगह। तो जब ये डिज़ाइन की गई सिस्टम, तो 77 में जो एडेक्वेट था, उस तरह से की गई। तो ये सब जो एनफोर्समेंट के जो उसके डायरेक्टिव्स है, उसका जो आउटलुक है, वो सब 77 का है कि फिज़िकल एनफोर्समेंट करो। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और ये सब बहुत आगे चला गया। और फिर हमने अपग्रेड नहीं उस किया, लेकिन इस दौरान जो हमें अपग्रेड करना था। हाँ, वो नहीं किया हमने, करना चाहिए था, 20 साल पहले ही करना चाहिए था। जब ये सब उपलब्धियाँ थी, तब ये करना चाहिए था। जी हाँ। देशपांडे जी, यहाँ मैं कुछ आपके सामने ऐसी दलीलें रखूंगी, हो सकता है आपको कुछ उनमें से कमज़ोर लगें और कुछ हो सकता है हास्यास्पद भी लगें, लेकिन वो पूछे जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आम वोटर के संदेह हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप एक एक्सपर्ट हैं और मैं मान के चल रही हूँ कि हम जो यहाँ बहस कर रहे हैं राजनीति से अछूती नहीं है, क्योंकि ईवीएम की पूरी डिबेट ही राजनीति और चुनाव के इर्द गिर्द है, और लोकतंत्र में चुनाव ही एक तरह से फाउंडेशन है, बल्कि पूरे तरीके से फाउंडेशन है एक लोकतंत्र की। तो मुझे ये बताइए कि अक्सर दलील ये दी जाती है कि ये तो संभव है कि एक माइक्रो लेवल पर, एक बारीक सतह पर
चुनाव में धांधली की जा सके, यानी कुछ मशीनों को मैनिपुलेट किया जा सके। यानी मान लेते हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सीटें आ रही थीं 50, तो वो उन्हें बढ़ाकर 75 कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा चुनाव आप धांधली पर बुनियाद कर दें। मैं मान लेती हूँ अगले लोकसभा चुनाव में अगर मान लेते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को 25 सीटें कम पड़ रही हैं, तो वो इतनी धांधली कम से कम कर सकती है कि उन 25 सीटों या कम से कम 50 सीटों को धांधली करके हासिल कर सके, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव मैनेज हो जाए, ये असंभव है। क्या इस दलील में कोई दम है? दो चीज़ें हैं। एक तो पहले मैं ये बताऊंगा कि कहना चाहूँगा कि ईवीएम का जो ये सब प्रश्न है, इसका फॉल आउट, यानी अभी हिंदी शब्द मुझे नहीं आ रहा, इसका इम्प्लीकेशन राजनीतिक है। लेकिन ये प्रश्न राजनीतिक नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से, मेरे मन में राष्ट्रीय है। सब राजनीतिक दलों ने साथ चलकर इसको सुधरना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि आज जो सत्ता में है वो कल सत्ता में रहेंगे ऐसे नहीं है, और आज जो सत्ता में नहीं है वो कल सत्ता में आएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक भारतीय के वोट का ये सवाल है। जो लोकस हमारी पूरी बुनियादी डेमोक्रेसी, जो बुनियाद जिसकी है, वो हर एक भारतीय का, हर एक सिटीजन का वोट ये है। तो उसको पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये हर राजकीय राजनीतिक दल का काम है। हर राजनीतिक दल का, इसमें को सत्ता में कौन है और विरोधी कौन है, ये मेरे ख्याल से कुछ मायना नहीं रखता। लेकिन बात ऐसी हो गई है कि दो पक्ष बन गए हैं, तो वो तो वहाँ छोड़ देंगे हम। आप जो जो कह रही हैं कि पूरी इलेक्शन मैनिपुलेट हो सकती है क्या, तो अभी एक समझना चाहिए हमें कि ये जो प्रोसेस है, जिसमें 10 या 15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ ऑथराइज्ड लोग आते हैं, सिंबल अपलोड यूनिट और सिंबल लोडिंग यूनिट, SLU, ऐसा एक यूनिट उनके पास रहता है और लैपटॉप रहता है। वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। वहाँ से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम उनको दिया गया है, उसका जो डेटा है, उम्मीदवारों की लिस्ट और उनके नाम, पक्ष के नाम और उनकी साइंस, ये सब डेटा वो डाउनलोड कर लेते हैं उनके लैपटॉप में। लैपटॉप से वो सिंबल लोडिंग यूनिट में आ जाता है, और फिर सिंबल लोडिंग यूनिट वीवीपैट को जोड़ा जाता है और अपलोड किया जाता है। अब ये मान के चलिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ये तो बोलता है कि उम्मीदवार का नाम, पक्ष का नाम और चिन्ह, ये सब एक इमेज, इसका फोटो निकाल के इमेज की तरह स्टोर किया जाता है। अभी ये जो स्टोर होता है, वो पहले स्थान पर जो पहले बटन का है, दूसरे स्थान पर दूसरे बटन का, तीसरे स्थान पर तीसरे बटन का, इस तरह से उसका रेलगाड़ी जैसा स्टोरेज होता है। अभी ये हम ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ इमेज ही स्टोर हो जाए। अगर उस इमेज के साथ, समझो मुझे 5वें उम्मीदवार को जिताना है और मैं कहीं बैठा हूं जिसे ये डेटा का एक्सेस है, तो उस इमेज के बाद अगर मैं स्टार डाल दूं या कुछ और डाल दूं, जिसे वीवीपैट के प्रोग्राम को पता चले कि इसको फेवर करने का है, इसको हमें फेवर करना है। अभी जो इंजीनियर वो डेटा डाउनलोड करेगा और अपलोड करेगा, उसको ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ देख नहीं सकता, वो उसे इमेजेस दिखती हैं, वो स्टार तो उसे दिखेगा नहीं, और वो अपलोड हो जाएगा। ये थियोरेटिकली पूरा पूरा पॉसिबल है। तो अगर ये ऐसे हो गया और वीवीपैट का प्रोग्राम हमने ऐसा लिखा है, समझो पहले से ही, कि तीसरा वोट या चौथा वोट या पांचवा वोट जिसके सामने स्टार है उसको देना है, चाहे कुछ भी वोट आ जाए। इसलिए मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि मैंने अगर बोल दिया छपा 2,3, 3 के सामने स्टार है इसलिए, और ये तीसरा वोट है समझो या चौथा वोट है, क्योंकि वीवीपैट वो गिनती भी कर सकता है। उसमें बहुत, वीवीपैट इज अ पावरफुल
यूनिट। जी हाँ। तो माधव देशपांडे जी, आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ कि बारीकी से माइक्रो लेवल पर ये मैनिपुलेशन संभव है, बल्कि मैक्रो लेवल पर भी संभव है, यानी कि पूरा का पूरा चुनाव भी धांधली पर आधारित हो सकता है। क्या मेरे सवाल का जवाब हाँ है? हाँ है, बहुत ही चौंकाने। थियोरेटिकली ये पक्का पॉसिबल है। ये होगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। थियोरेटिकली पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। बहुत ही चौंकाने वाला ये जवाब है। अब मैं मशीन के बाद आ जाती हूँ मैन पर। अब ये बताइए, जितने लोग शामिल हैं इस पूरी प्रक्रिया में, चाहे हम इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का जिक्र करें, हम वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला अधिकारियों का जिक्र करें, उसके अलावा जो वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, ये तमाम लोग इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं। इनमें आप पहली बात तो रोल बताइए उन लोगों का, और ख़ासकर अगर पॉलिटिकल पार्टी जिसका दबदबा है उस इलाके में, जहां हम समझते हैं कि होना चाहिए संवैधानिक हिसाब से कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सीधे तौर पर संविधान के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो सियासी आका हैं, उनके लिए कितने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर उससे ऊंचे अधिकारी से लेकर उससे नीचे अधिकारी तक तमाम लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि अपने सियासी आकाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें जो 3 तरह की अलग अलग जो लेयर्स हैं, उन लोगों की जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं, उनके जरिए भी ये धांधली संभव है। हाँ, यानी संभव तो है। कैसे है ना, 2 चीज़ें हैं। ये सिस्टम, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो सिस्टम तैयार की जाती है, वो एक अपने कॉन्टेक्स्ट में रहती है, और इसीलिए सिस्टम ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए कि लोगों लोगों ने कुछ भी चाहे करें, सिस्टम सिस्टम का काम पूरी नेकी से करेगी। ऐसे सिस्टम बननी चाहिए। अभी की सिस्टम ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी समझो, देखिए अभी इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ताकि बाजार में से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट या वीवीपैट लाके खरीद के कोई बिठा दे किसी इलेक्शन के, जहां पोलिंग हो रहा है वहां, ये ना हो, इसलिए उन्होंने डिजिटल सर्टिफिकेट हर एक बीयू और सीयू और वीवीपैट में डाला है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, आवश्यक भी है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो हमारे पास हम समझ लीजिए कि हम ऐसे हवाई जहाज से जा रहे हैं जिसमें 200 सीट है, तो 200 बोर्डिंग पास, 200 लोगों के पास एक एक ऐसा रहेगा। बोर्डिंग पास क्या करता है? आपको इजाज़त देता है कि आप हवाई जहाज में बैठे। लेकिन आप अगर सिर्फ बोर्डिंग पास लेके एयरपोर्ट पहुंच गए, तो आपको उधर एंट्री नहीं मिलेगी। वो आपको बोलेंगे कि आपका आईडी दिखाओ। क्यों? क्योंकि जिसके पास बोर्डिंग पास है वो अंदर जा सकता है, लेकिन मेरा बोर्डिंग पास अगर किसी और ने लिया तो वो दूसरा आदमी अंदर जाएगा। इसलिए मेरा टिकट अगर मेरा है तो वो जांच करते हैं कि मैं वही हूं कि नहीं हूं। जिसके पास बोर्डिंग पास है वो वही है कि नहीं है। जिसको हम कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, कि नेसेसरी क्या है, ज़रूरी क्या है कि बोर्डिंग पास रहे, लेकिन उतना काफ़ी है क्या? नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। आपका आईडी होना ज़रूरी है। हमारे ये ईवीएम के इसमें ज़रूरी कंडीशन तो हम सैटिस्फाई करते हैं कि हाँ, सबके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है। लेकिन जो 3 चीज़ें एक पोलिंग बूथ पे थी, क्या वो ही 3 चीज़ें काउंटिंग के समय भी यूज़ की जाती है या नहीं जाती? इसके लिए कुछ आइडेंटिफ़िकेशन है नहीं। इसका ये अगर ये ऐसा होता कि ये जो 3 चीज़ें हैं उनको जिसको हम पेयरिंग कहते हैं। पेयरिंग यानी क्या? जैसे हम अगर मॉडर्न कार्स देखते हैं, जो कीलेस एंट्री वाली होती हैं, हम हमारे पास चाबी रखते हैं, लेकिन चाबी दरवाज़े को लगाते नहीं। हमारे खीसे में चाबी होती है, पॉकेट में। हम चलते जाते हैं, हैंडल को हाथ लगाते हैं या बटन दबाते हैं हैंडल के ऊपर, और कार खुल जाती है। लेकिन मेरी चाबी लेके अगर मैं आपकी कार के पास आ जाऊं तो वो कार खुलेगी नहीं, क्योंकि मेरे कार की और मेरे कार की चाबी की पेयरिंग फैक्ट्री में हुई है। तो वो ही दोनों एक में के साथ बात करेंगे। ऐसी पेयरिंग ये सीयू, बीयू और वीवीपैट में अगर होती है, तो भले कोई भी
दूसरा ऑथराइज्ड भी अगर कंट्रोल यूनिट रिप्लेस करना चाहे तो होगा नहीं। आज की तारीख में ऐसा है कि समझिए 10 लाख कंट्रोल यूनिट्स है अपने पास और उसमें से 5 ही लाख यूज़ होने वाले हैं। मैं ऐसे ही कुछ नंबर ले रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं है कि इतना होगा, एक उदाहरण के तौर पे। और वो 5 लाख तो बाजू में रखे हैं, जो स्पेयर हैं। अगर समझो किसी एंटी सोशल एलिमेंट ने उच उन 5 लाखों पर कब्ज़ा कर लिया, या ऐसा समझिए कि हमारे शत्रु राष्ट्र ने जिनके पास जिनको मालूम है कि यहाँ है, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि उनको हमारी सरकार बदलनी है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न होता है फिर। जी हाँ। तो देशपांडे वो जी, क्या यहाँ कर सक 2 चीज़ें आगे सामने आ रही हैं। पहली बात तो इंटरव्यू के बाद ही लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी एक तरह से कोशिश तो की है कि अपना रुख साफ करे, जिसका ज़िक्र आप भी कर रहे थे। जो सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, उसमें एक तो ये है कि उन्होंने सिग्नल कैसे रिसीव किया जाता है और ईवीएम को कैसे भेजा जाता है, ये तो एक तो उन्होंने ख़ास बात कही है। दूसरी बात, उन्होंने वीवीपैट को लेकर भी ये सवाल भेजा है कि ईवीएम और वीवीपैट के बीच कैसा हुआ। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो बार बार ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, वो हमसे मिलते नहीं है, एक तो उनकी ये बात है। दूसरी बात, चूंकि वो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो विपक्ष में है अभी, जो चैलेंज करेगी जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमें जो वीवीपैट है उसमें उसमें से निकाल के रसीद दी जाए हमारे वोटर को। इसका क्या मतलब है? रसीद अगर मिल जाती है तो उससे क्या हासिल होगा? क्या उससे निष्पक्षता कुछ एक तरह से सुनिश्चित की जा सकेगी? इसका मेरे हिसाब से 2 इसके जवाब हैं। एक तो ये है, ये शायद कैसा है कि जैसे जब हम वोट देते हैं ना, तो हमारा वोटिंग का जो अधिकार है, वो डायरेक्ट वोटिंग का है। मैंने मेरा वोट देना है खुद। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा वोट स्टैम्प लगा दूँ और आपके हाथ दे दूँ और आप उसको डाल देगी। अभी जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि मैं बीयू पे बटन दबाता हूँ, वो सीयू के पास जाता है, सीयू वीवीपैट की रसीद मुझे दिखाता है, वो मैं वेरीफाई नहीं करता, मैं व्यू करता हूँ, उसमें फ़र्क है। वेरिफिकेशन में रिजेक्शन का अधिकार होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हो और बोलते हो कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, तो उस उन्होंने सिर्फ देख लिया इसलिए वो वेरीफाई हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर उनमें उसको कुछ गड़बड़ी नज़र आती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये मैं वेरीफाई नहीं करूँगा। उनके पास रिजेक्शन का अधिकार है। जब आप बोलते हो वोटर वेरिफाइड, तो वेरिफिकेशन में रिजेक्शन का अधिकार है। अगर मुझे दिखता है कि मैंने एप्पल दबाया और यहाँ केला आ गया, तो मुझे वो रिजेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए, जो अभी नहीं है। अभी सिर्फ व्यूइंग है। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो उनको लगता है कि ये अधिकार वापस वोटर के पास आ जाए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, शायद हमने एक डेमो देखा था जहाँ वो दिखाते हैं कि वीवीपैट में पर्ची कट नहीं जाती। जब तक दूसरी पार्टी का वोट ना पड़े, समझो मैंने एक बार एप्पल दबाया, फिर आप आई, आपने भी एप्पल दबाया, फिर और कोई आया, उसने भी एप्पल दबाया, तो वो एक ही एप्पल का वहाँ दिखेगा, छपेगा एक ही बार, लेकिन वो काउंट करेगा 2 बार, 3 बार हो गया, और फिर जैसे ही चौथा टाइम कोई दूसरा आएगा और किसी और सिंबल पे प्रिंट करेगा, तो बाकी के सब केले प्रिंट होके आएंगे। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ये बात मान ले और इसको लेकर एक आम सहमति बने, तो इससे कोई एक तरह से एक तरह की पारदर्शिता लाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इतने अहम चुनाव से, आम चुनाव से ठीक पहले इतना गंभीर सवाल उठना। अब मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन एक जल्दी से 1-2 सवाल पूछ लेती हूँ आपसे कि अक्सर हम देखते हैं इस तरह के वीडियोज़ आते हैं कि देखिए फलां पॉलिटिकल पार्टी के नेता के घर ईवीएम मशीनें पाई गईं। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स पाए गए जिन्होंने कहा कि उन्हें 0 वोट मिले और उस कैंडिडेट ने अपने लिए वोट डाला, वो वोट भी उसका नहीं मिला। इसके अलावा हमें इस तरह की भी खबरें सुनने को आती हैं कि ईवीएम मशीनें गायब हो जाती हैं। हम जानते हैं सैकड़ों किलोमीटर इन ईवीएम मशीनों को सफ़र करना होता है, इनका आना जाना होता है बहुत सारे अधिकारियों के हाथ में। जब आप ये तमाम खबरें सुनते हैं तो आम जनता के मन में तो संदेह पैदा होता है, लेकिन आप एक इंजीनियर के तौर पे इसे किस तरह से देखते हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये सिस्टम अंडर डिज़ाइन्ड है, जैसे मैं बोलता हूँ, और उसीलिए उसके सुधार होने चाहिए, ताकि जब हज़ारों किलोमीटर जाए, तो उस पे जीपीएस ट्रैकर अगर लगा हो, तो आपको
पूरा आप निश्चिंत हो कि वो इधर-उधर नहीं जाएगा। ऐसे सिंपल सॉल्यूशंस हैं जो आने चाहिए, जो पहले नहीं थे। पहले हमारे पास जीपीएस था ही नहीं, लेकिन अब है, तो अब ला दो उसको। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम के बारे में अगर किसी को भी संदेह आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे मैं अगर आपको आप समझिए मैं हलवाई हूँ और आप मेरे पास पेढ़ा खरीदने आए हैं और मैं आपको पेढ़ा देता हूँ बक्से में बंद। आप क्या करती हैं? आप खोल के देखती हैं कि पेढ़ा ही है ना, या कहीं दूसरी बर्फ़ी है या कुछ और ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ, ये बक्सा बंद है, बंद ही रखना, इसमें पेड़ा ही है, तो आपको संदेह आ जाएगा कि ये पेड़ा ही दे रहा है या कुछ और ही दे रहा है मुझे। शायद पेड़ा भी हो अंदर, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तब तक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट नहीं आ जाती। तो अगर किसी को भी, भले वो चाहे 2 आदमी हो या 2 लाख हो, अगर किसी को संदेह आता है तो ट्रांसपेरेंसी से ये दिखाना चाहिए कि देख लो भाई, ये ऐसा होता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये करना मुमकिन है और ये बाद में ही करना चाहिए। क्या होता है, ये चैलेंज देते हैं, करके दिखाओ। करके दिखाओ नहीं, जैसे दिन हो गया, जिस दिन पोलिंग हो गया, उस दिन कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ये दिखाना है। किसी भी फिलॉसफिकल अगर थोड़ा बोलना है अपने को, तो किसी का भी पास्ट जो होता है ना, भूतकाल, वो भविष्य की गारंटी नहीं होता। अगर वैसा होता तो हम में से कोई भी मरता नहीं कभी भी, क्योंकि हम पास्ट में मरे नहीं है कभी, भूतकाल में कहाँ मरे हैं। मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही और आखिर में सिर्फ मैं आपसे चाहती हूँ उसको आप सम अप कीजिए कि जिस तरह के संदेह और जिस तरह के शक और शुबा जाहिर किया जा रहा है, मैं इतना कह सकती हूँ कि भारत में ईवीएम को लेकर एक वर्ग में काफ़ी मजबूत ये संदेह पैदा हो गया है और एक खामोश एक तरह की, मैं कहूँगी एक तरह का आंदोलन चलाया जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी लोग पिछले दिनों सड़कों पर भी आए, लोग लगातार सोशल मीडिया पर ईवीएम के खिलाफ लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा चुनाव होता है, जो इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया है कि पूरी दुनिया हैरान होती है कि इतने सारे लोग एक साथ वोट डालते हैं और ये सब कुछ अब तक हमारी ये रेपुटेशन थी, हमारी एक छवि ये थी कि ये स्वस्थ और स्वच्छ चुनाव होता रहा है। आखिर में बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए फिलहाल ऐसे कौन से 3 बिंदु हैं जिन्हें आप सामने रखना चाहते हैं आम चुनाव से पहले, जिससे आम आदमी का संदेह दूर हो, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी खामोश हो जाएं, क्योंकि उनका भी राजनीतिक साहस इतना तो नहीं है उनके पास कि वो ये कहें कि जब तक हम ईवीएम को लेकर हम सुनिश्चित नहीं कर लेते चीज़ें, तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या ईवीएम से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक चुनाव में बात उठाते हैं, दूसरे चुनाव में वो बात रद्द कर देते हैं। जब एक चुनाव जीत जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, दूसरा चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम है। लेकिन अपोजिशन पार्टी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मेरा सरोकार है वो आम आदमी का उसके वोट में विश्वास, जिसको आपने नाम लिया कि अगर मामूली मिठाई भी आप खरीदने जा रहे हैं तो भी आप चाहते हैं कि मैं जो मिठाई खरीद रहा हूँ वही मिठाई मुझे मिले, और यहाँ तो बहुत बुनियादी अधिकार है वोट देने की बात। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें मुझे बताइए जो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर टेकअप करना चाहिए। मुझे लगता है अभी चुनाव इतने नज़दीक है कि इलेक्शन कमीशन कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि जो वीवीपैट में रसीद है, उसी का काउंटिंग करे। और लेकिन आम आदमी ये ज़रूर करना चाहिए, आम आदमी ने, कि जो जहाँ वो वोट देता है, वही चिन्ह स्लिप पे छपा है कि नहीं छपा है, वो ज़रूर देख के उसकी सुनिश्चितता करे। सिर्फ बटन दबाने से काम नहीं होगा, ये लोगों को भी मानना चाहिए। लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जिसका बटन मैंने दबाया है, उसी का चिन्ह मुझे दिख रहा है, साइन। और इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए कि हाँ, ये संदेह है, ये सब टेक्निकली सब पॉसिबल है, तो इसलिए हम ये चुनाव में 100% वीवीपैट के स्लिप का, क्योंकि वो स्लिप देखी है, हर मतदाता ने वो स्लिप देखी है, जिसका आप गिनती कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट के वोट का, वो किसी ने भी देखा नहीं है। तो ये भले मैंने वेरीफाई ना की हो, लेकिन ये मैंने देखी तो है कि हाँ, मैंने एप्पल दबाया था, एप्पल दिखा मुझे। तो उसी का काउंटिंग करे, ये इलेक्शन कमीशन ने करना चाहिए मेरे ख्याल से। इस चुनाव के पहले यही पॉसिबल है, इसके बाद 1 साल का पूरा प्रोजेक्ट लेके ये सब ठीक कर देना चाहिए। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका माधव देशपांडे जी। हालांकि ये उम्मीद ये की जाती है और मैं सोचती कि शायद 1 साल जो आप बाद कह रहे हैं वो 1 साल पहले चुनाव आयोग और उसके अलावा आम जनता उनके बीच इतनी जागरूकता होती कि ये काम पहले हम करते बजाय इसके जिसके लिए बाद आप कह रहे हैं। हर चुनाव ऐसा है जो भारत का राजनीतिक भविष्य तय कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो आम आदमी, गरीब आदमी जो वोट डालने इसलिए जाता है, सोचता है उसकी उस तकदीर बदल जाएगी, अपने लिए भविष्य का फैसला कर रहा है, अगर उस पर शक होता है तो ये पूरा शक हमारे पूरे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए और अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए। नमस्ते।